देखिए आज हम लोग विनोबा भावे यूनिवर्सिटी जो नई शिक्षा नीति लागू की है और नई शिक्षा नीति 2022 जो लागू हुआ है उसमें एक ऐसा पेपर डिस्कस करने जा रहे हैं जो कॉमन पेपर है। ये पेपर आर्ट्स, साइंस और कॉमर्स सारे बच्चों को पढ़ना है। यानी अगर वो बीए कर रहे हैं, बीए ऑनर्स कर रहे हैं, या बीएससी कर रहे हैं, या बीकॉम में ऑनर्स कर रहे हैं, सेमेस्टर 1 में अगर हैं और नई शिक्षा नीति के तहत उनका एडमिशन हुआ है, नया शिक्षा नीति उनके ऊपर लागू होता है, तो ये ऐसा पेपर है जो उनको भी पढ़ना होगा। ये कॉमन पेपर है। कॉमन पेपर का मतलब है कि हर सब्जेक्ट वाले को पढ़ना होगा। जैसे आप 11-12 में कौन सा कॉमन पेपर पढ़ते थे? कॉमन पेपर इंग्लिश था। इंग्लिश सबके लिए एक जैसा था कि नहीं? इंग्लिश कॉमन पेपर था, सबको रखना पड़ता था। उसी तरह से यहाँ पे एक कॉमन पेपर है सेमेस्टर 1 के लिए, और ये विनोबा भावे यूनिवर्सिटी के लिए है। और प्लस रांची यूनिवर्सिटी में भी यही मिलेगा। यानी झारखंड की जितनी यूनिवर्सिटियाँ हैं सारे यूनिवर्सिटी में यही मिलेगा आपको कॉमन पेपर में। और कॉमन पेपर का नाम इसको सीसी पेपर बोलते हैं। सीसी का मतलब कॉमन कोर्स, सीसी का मतलब क्या हुआ? कॉमन कोर्स। तो कॉमन कोर्स है, सब्जेक्ट कोड है CC2, यानी कॉमन पेपर 2 है। कॉमन कोर्स क्या है? 2 है। और इसका नाम है, चलिए हम लोग देखते हैं, डिस्कस करते हैं क्या नाम है इसका। तो हम लोग पढ़ रहे हैं विनोबा भावे यूनिवर्सिटी के अंदर एज पर प्रोविजन ऑफ 2020 का मतलब क्या है कि नई शिक्षा नीति 2020 में आई थी। कब आई थी? 2020 में, लेकिन लागू हुआ 2022 से। कोरोना के समय आई हुई थी ये नई शिक्षा नीति, लेकिन लागू किया 2022 में। तो ये बोलता है कि जो प्रोविज़न था वो 2020 में ही लागू किया गया था, लेकिन अप्लाई किया गया 2022 में। 2022 में जो बच्चे एडमिशन लिए हैं वो, और आप लोग जो जिस प्रोग्राम के तहत पढ़ रहे हैं, आप लोग जिस प्रोग्राम के अंडर पढ़ रहे हैं, मालूम है कौन सा प्रोग्राम है? FYUGP पढ़ रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, आपसे पूछा जाएगा कि कौन से प्रोग्राम में पढ़ रहे थे। इससे पहले आप जो पढ़ते थे वो CBCS था। इससे पहले जो बच्चा पास हुआ है उसको पूछा जाएगा कि तुम कौन से प्रोग्राम के अंदर पढ़े हो, तो वो पढ़ता था CBCS। CBCS का मतलब होता है चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम पढ़ता था वो। अब आपका CBCS सिस्टम हट गया, अब कौन सा सिस्टम है? FYUGP। इसका मतलब होता है 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम। आपका 4 साल है और UG हैं, आप अंडर ग्रेजुएट हैं। PG में पोस्ट ग्रेजुएट होता है, तो अभी आप UG में हैं इसलिए UG लिखा हुआ। अंडर ग्रेजुएट का मतलब होता है UG, और FY का मतलब क्या होता है? 4 ईयर। पहला आप लोग हैं 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के अंदर आप पढ़ रहे हैं, तो पूछेगा कौन सा प्रोग्राम में आप पढ़े थे। कभी अगर 3-4 साल जॉब को हो जाए और पूछ दिया कि कौन से प्रोग्राम के अंदर पढ़े थे, क्योंकि यूनिवर्सिटी में 6-7 प्रोग्राम आ चुका है। CBCS रहा 2015 से 2022 तक, और 2022 से कौन सा चल रहा है? FYUGP। उससे पहले चलता था ईयरली सिस्टम, वहाँ चलता था BCom फर्स्ट ईयर, BCom सेकेंड ईयर, BCom थर्ड ईयर, उसका सिस्टम अलग था। अब हम लोग सर्टिफिकेट मांगने जाएंगे यूनिवर्सिटी से तो पूछेगा कौन से प्रोग्राम में पढ़े थे, क्योंकि सबका सिस्टम अलग अलग है ना, सबका सॉफ्टवेयर अलग अलग बना हुआ है। तो हम उसको बताएंगे कि सर हम इस सिस्टम में पढ़े थे, तो वो हमारा निकाल के देगा। और आप नहीं बताएंगे तो तंग कर देगा आपको, बोले कौन सा सॉफ्टवेयर खोलें जी? तीनों का अपना अपना है ना सॉफ्टवेयर, इसका सॉफ्टवेयर अलग है, इसका सॉफ्टवेयर अलग, इसका सॉफ्टवेयर अलग है। तो आप किस सॉफ्टवेयर में पढ़े थे बताइएगा तब तो, क्योंकि CBCS से जो रजिस्टर्ड स्टूडेंट है उसका अलग सॉफ्टवेयर है, वो लॉक हो गया सब। समझ गया? अभी लॉक नहीं हुआ, अभी 2 सेमेस्टर बाकी है ना। जब भी जो सेमेस्टर 2 में है, सेमेस्टर 2 से आगे जो सेमेस्टर है वो उसी से चलेगा, उसका रजिस्ट्रेशन उसी से होगा। आपका रजिस्ट्रेशन नए सिस्टम से होगा, नए सॉफ्टवेयर से होगा, और जो पहले वाले थे उनका रजिस्ट्रेशन पुराने सॉफ्टवेयर से हुआ है। तो यूनिवर्सिटी भी डेटा रखती है, तो उस हिसाब से डेटा रखती है कि कौन से प्रोग्राम के अंदर ये स्टूडेंट कवरेज है, पढ़ा है। तो आपका प्रोग्राम का नाम क्या है? सारे बच्चे याद रखेंगे। बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं कि कौन प्रोग्राम के अंदर पढ़ रहा है। जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है उसके बारे में पता नहीं है कि कौन व्यक्ति है, इस यूनिवर्सिटी का नाम क्यों रखा गया था, तो कौन सा प्रोग्राम आप पढ़े हैं? FYUGP। फुल फॉर्म क्या हुआ इसका? 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम। और ये प्रोविजन कब आया था? 2020 में आया था, जब NEP आया था। NEP का मतलब न्यू एजुकेशन पॉलिसी, न्यू एजुकेशन पॉलिसी या न्यू एजुकेशन प्लान भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो आया था 2020 में, इसके अंदर आप FYUGP पढ़ रहे हैं। और ये कौन से यूनिवर्सिटी का सिलेबस आप पढ़ रहे हैं? विनोबा भावे यूनिवर्सिटी हजारीबाग। कोई दिक्कत है? विनोबा भावे यूनिवर्सिटी हजारीबाग का प्रोग्राम पढ़ रहे हैं। ये देखिए विनोबा भावे का अपना लोगो है। कोई दिक्कत है? और लोगों के नीचे क्या लिखा है? जीवन सत्य शोधनम, इसका टैग लाइन है। पूछा जाता है कि आपकी यूनिवर्सिटी का टैग लाइन क्या है, बहुत लोगों को नहीं जानकारी रहता है। जीवन सत्य शोधनम, याद रखना है। ये विनोबा भावे का कथन है, इसलिए यहाँ रखा गया है। अब देखिए हम लोग पढ़ रहे हैं कॉमन कोर्स, और कॉमन कोर्स का मतलब है कि चाहे आर्ट्स का बच्चा हो, चाहे साइंस का बच्चा हो, चाहे कॉमर्स का स्टूडेंट हो, ये कॉमन कोर्स सबके पास है। नाम ही है कॉमन कोर्स। ये इसमें ये नहीं कि कॉमर्स का स्टूडेंट है तभी ये पढ़ना है, ऐसा नहीं। ये कॉमन कोर्स है, हर बच्चे को पढ़ना होगा।
चाहे वो आर्ट्स का से पढ़ रहा हो, चाहे बीए कर रहा हो, बीए में कोई ऑनर्स कर रहा हो, हिस्ट्री ऑनर्स हो, पॉलिटिकल साइंस हो, कोई ऑनर्स हो, साइंस में कोई ऑनर्स हो या कॉमर्स में किसी भी तरह का ऑनर्स होगा, ये कॉमन कोर्स है। सब्जेक्ट का नाम क्या है देखिए तो, अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंडिया, भारत की समझ, ये समझ पढ़ना आपको, भारत की समझ, ये सब्जेक्ट का नाम है जो कॉमन कोर्स है। आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स सबके लिए नई शिक्षा नीति में ये सबको पढ़ना पड़ेगा। क्या नाम है? अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंडिया। और ये कोर 2 है, ध्यान दीजिएगा। CC2 का मतलब होता है कॉमन कोर्स 2, सब्जेक्ट कोड है। एग्जाम में आपका रूटीन में ये नहीं लिखता है कि कॉमन अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंडिया का एग्ज़ाम हो, वहाँ लिखेगा CC2 का एग्ज़ाम है। बच्चों को पता नहीं CC2 कौन है। कभी भी याद रखिएगा, आपके आई कार्ड, एडमिट कार्ड में या कहीं भी आपको कॉलेज भी देगा कि एग्ज़ाम है, तो नहीं लिखेगा कि कौन सा सब्जेक्ट है, वो लिख देगा CC2। अब CC2 आपका कौन सा है? अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंडिया। CC2 का पेपर का नाम क्या है? अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंडिया। आपको याद रखना होगा। ये सब्जेक्ट कोड है जिससे पता चलता है कि आप किस में। पहले कोड ऐसे बनता था पुराने ज़माने में, पुराने मतलब आपसे पहले वाला सेमेस्टर का ऐसे बनता था। 3 अभी आप पढ़ रहे होते हैं, 311 पढ़ रहे होते हैं। सब्जेक्ट 3 डिनोट करता था कॉमर्स को, 1 डिनोट करता था सेमेस्टर को, और 1 डिनोट करता था सब्जेक्ट को, ऑनर्स पेपर को। मतलब कॉमर्स में पहला सेमेस्टर का पहला ऑनर्स पेपर, उसको 311 बोलते थे। तो ये कॉन्सेप्ट अब ख़त्म हो गया। अब 311 नहीं पढ़ना, अब आपको क्या पढ़ना है? CC2। तो ध्यान दीजिएगा, पेपर वाइज बहुत परेशानी है, इसलिए कोई बच्चा पूछता है तो हम लोग नहीं बता पाते हैं। पहले पूछते हैं कौन प्रोग्राम में पढ़े थे। तो अभी आपका पेपर का सब्जेक्ट कोड क्या है? CC2, और यही आप पढ़ रहे हैं। आपको ध्यान दीजिएगा, जब भी एग्ज़ाम लिखेंगे CC2 कोड है आपका। और क्या बोल रहा है? टू बी इम्प्लीमेंटेड फ्रॉम द एकेडमिक ईयर 22-23। ये सिर्फ आपको 22-23 के लिए है, क्योंकि और लेकिन सेशन आपका क्या है? 22-26, 4 साल का ना है प्रोग्राम। सेशन है 22-26, लेकिन ये जो सब्जेक्ट है ये सिर्फ 22-23 के लिए। इसका मतलब इसी सेमेस्टर में काम करेगा, उसके बाद सेमेस्टर में काम नहीं करेगा। आप चाहेंगे कि सेमेस्टर 2 में क्या होगा, तो सेमेस्टर 2 में अलग पेपर होगा, सेमेस्टर 3 में अलग पेपर होगा। क्लियर बात समझ गए? आगे के सेमेस्टर्स में यही पेपर, ऐसा नहीं कि अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंडिया पूरा 1 से लेकर 8 सेमेस्टर तक रहेगा, ऐसा नहीं। ये सिर्फ एक के लिए। और ये पूरा प्रोग्राम कितने साल का चलेगा? 4 साल का। अब चलते हैं सिलेबस फॉर सेमेस्टर 1। सेमेस्टर 1 में अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंडिया का सिलेबस क्या है? सेमेस्टर 1 में अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंडिया जो 2 सेमेस्टर में चलेगा, 2 सेमेस्टर में भी चल सकता है, 1 सेमेस्टर में भी चल सकता है, लेकिन एक ही साल का ये प्रोग्राम है। तो वो दिया हुआ है, बोला मेंबर ऑफ द बोर्ड ऑफ स्टडी। कौन इसको तैयार किए हैं, उसमें कौन कौन मेंबर हैं? तो देखिए, RK द्विवेदी मैथ के हेड है, HOD यूनिवर्सिटी में, अगर आप जानते होंगे तो। डॉक्टर M आलम कॉमर्स के हेड है। RN सिन्हा साइंस के हेड है। नमिता गुप्ता, तो ये खैर आदमी का नाम जान के हमको क्या फ़ायदा, कोई मतलब है, लेकिन ये लोग तैयार किए हैं। क्लियर? अब चलते हैं, देखिए ये पेपर आपका है अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंडिया, भारत की समझ। कैसे एग्ज़ाम होगा, कितने मार्क्स के होंगे, सब यहाँ लिखा हुआ है, ठीक से समझना। इसमें कितने मार्क्स के एग्ज़ाम होंगे, कितना क्वेश्चन पूछा जाएगा, एक क्वेश्चन कितने नंबर का होगा, कुछ तो नहीं पता है। जब कुछ नहीं पता, सब कुछ समझने की ज़रूरत है। क्या लिखता है? सबसे पहले बोल रहा है कि टोटल कितने क्रेडिट हैं? 2 थ्योरी का, प्रैक्टिकल का 0, मतलब इसमें कोई प्रैक्टिकल नहीं होगा, सारा का सारा थ्योरी का एग्ज़ाम होगा। कोई प्रैक्टिकल एग्ज़ाम नहीं है, 100% थ्योरी एग्ज़ाम है। और आपको लाना है 2 क्रेडिट लाना है। 2 क्रेडिट का मतलब ये नहीं 2 नंबर। क्रेडिट को देखिएगा कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसके लिए हम पहले वीडियो बना चुके हैं। जब स्टार्टिंग में सिलेबस आया था, आज भी डालेगा NEP BCom सिलेबस, तो आपको मिल जाएगा क्रेडिट कैसे कैलकुलेट करते हैं, कैसे दिया जाता है, वहाँ पे वीडियो बना के बता चुके हैं। तो हम लोग CC2 का सब्जेक्ट देख रहे हैं, क्रेडिट 2 लेना है इसमें। ये क्या है, क्यों पढ़ाया गया इसमें, ये सब्जेक्ट पढ़ाने के पीछे पर्पस क्या है बताइए? क्या पर्पस है, क्या बताना चाहता है यूनिवर्सिटी आपको ये सब्जेक्ट पढ़ा के? देखो क्या पर्पस लिखा हुआ है। द अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंडिया इज़ टू बी स्टडीड बाय द स्टूडेंट ऑफ ऑल द 4 डिसिप्लिनरी एरियाज। नेचुरल साइंस बोला है कि स्टूडेंट को अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंडिया पढ़ने के बाद कम से कम नेचुरल साइंस का जानकारी हो, ह्यूमैनिटीज़ का जानकारी हो, सोशल साइंस का जानकारी हो, और कॉमर्स का जानकारी हो। ये चारों सब्जेक्ट का जानकारी हो, इसलिए चारों सब्जेक्ट को मिला के कोर्स बना गया जिसका नाम है अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंडिया। चारों की जानकारी होनी चाहिए। बोलता है कितने मार्क्स का है? 25 नंबर का है, 5 नंबर अटेंडेंस में और 20 नंबर अलग से। कोई दिक्कत है? और 75 नंबर का है, यानी टोटल में मार्क्स कितना है? पास मार्क्स कितना है? 40। मिड टर्म एग्ज़ाम होगा और ये आपका इंटरनल असेसमेंट होगा।
तो बोलता है कि 25 नंबर का आपका असेसमेंट है, कॉलेज देगा आपको 25 नंबर, 25 में 5 नंबर अटेंडेंस, बाकी 20 नंबर का वो अपना चाहे टेस्ट ले चाहे कुछ भी करे 20 नंबर का वो देगा। ठीक है, पहले वो इंटरनल एग्ज़ाम होता था, तो ये भी एग्ज़ाम लेगा, तो इसका एक एग्ज़ाम लेगा आपका कॉलेज या जो भी कॉलेज डिज़ाइन करेगा जो आपका यूनिवर्सिटी का, तो एग्ज़ाम लेगा 20 नंबर का और 5 नंबर आपका अटेंडेंस के ऊपर, 25 नंबर वहाँ से कॉलेज से मिल जाएगा। 75 नंबर आपको पढ़ना है। एग्ज़ाम कितने का लिखना है? 75 नंबर का। कोई कहता है टोटल मार्क्स कितना? 75 नंबर का एग्ज़ाम 3 घंटे में लिखना है और 100 नंबर का टोटल है, तो ये टोटल मिला के 25 उधर और 75 इधर, टोटल कितना लाना है? 40 नंबर लाना है पास होने के लिए। उससे नीचे आया तो गए, उससे नीचे आए तो गए, 40 नंबर चाहिए ही चाहिए। यहाँ तक कोई दिक्कत है? अब आगे बढ़ा है कि इंस्ट्रक्शन टू क्वेश्चन सेटर, जो क्वेश्चन सेट करेगा उसको क्या इंस्ट्रक्शन दिया गया, कैसे क्वेश्चन सेट करेगा, तो इसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। आपको कितने का एग्ज़ाम लिखना है? 75 का एग्ज़ाम लिखना है। तो आखिर क्वेश्चन जो सेट करेगा, अगर हमको क्वेश्चन सेट करने मिले तो हम कैसे सेट करेंगे, किस तरह का क्वेश्चन पूछा जाएगा एग्ज़ाम में, तो क्वेश्चन सेटर के लिए देखिएगा क्या बोल रहा है, इंस्ट्रक्शन टू क्वेश्चन सेटर्स सेमेस्टर इंटरनल एग्ज़ाम SIA जो उसको बोलते हैं, 25 नंबर का जो इंटरनल एग्ज़ाम आपका होगा, जो कॉलेज ही लेगा, आपका अपना कॉलेज ही इंटरनल एग्ज़ाम लेगा, तो 25 नंबर का जो इंटरनल एग्ज़ाम होगा वो कैसे होगा, तो बोलता है कि 10 सेमेस्टर इंटरनल एग्ज़ाम सेल हैव 2 कंपोनेंट्स, 2 कंपोनेंट में बटा होगा, यानी 2 पार्ट में बटा होगा। क्वेश्चन पेपर जो होगा इंटरनल एग्ज़ाम का वो 2 पार्ट में बटा होगा। 1 सेमेस्टर इंटरनल असेसमेंट रिटन टेस्ट, जिसको SIA अभी हम लोग बोले थे, यानी सेमेस्टर इंटरनल असेसमेंट रिटन टेस्ट आपका होगा 20 नंबर का, और क्लास अटेंडेंस जो है CAS क्लास अटेंडेंस के ऊपर स्टूडेंट को मिलेगा 5 नंबर। यानी कॉलेज जो लेगा एग्ज़ाम 25 नंबर का, उसमें 20 नंबर का वो इंटरनल असेसमेंट टेस्ट लेगा और 5 नंबर उसके अटेंडेंस के ऊपर होगा। कोई दिक्कत है? 25 नंबर कॉलेज के हाथ। क्या करेगा कॉलेज? एक इंटरनल एग्ज़ाम लेगा। जल्द ही आप लोगों का भी इंटरनल एग्ज़ाम का घंटी कॉलेज बजा देगा कि भैया आप इंटरनल एग्ज़ाम लिखो और सारे सब्जेक्ट का लिखो। ये तो इसका हम समझा रहे हैं, सब में यही है। इंटरनल एग्ज़ाम 25 नंबर का और एक्सटर्नल एग्ज़ाम 75 नंबर का। एक्सटर्नल के लिए क्या है, तो बोलता है देयर विल बी 2 ग्रुप्स ऑफ क्वेश्चंस, ग्रुप ए। क्या बोल रहा है? 2 ग्रुप में क्वेश्चन बटा रहेगा। ग्रुप ए बोलता है विल कंटेन 3 क्वेश्चंस इन विच ऑल आर टू बी आंसर्ड। ग्रुप ए में 3 क्वेश्चन होंगे और तीनों के तीनों आंसर करने पड़ेंगे, आपको तीनों आंसर करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 1 विल बी वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, नोट MCQ। MCQ नहीं रहेगा। अच्छा, MCQ और वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में क्या अंतर है? MCQ में 4 ऑप्शन देता है, कोई भी आंख बंद करके मार दो, और वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में आंसर लिखना पड़ेगा। वो खाली क्वेश्चन पूछ के छोड़ देगा, जैसे भारत की राजधानी कहाँ है पूछ दिया और ऑप्शन दे दे तो बच्चे लोग को याद आ जाता है नहीं दिल्ली होगा, और नहीं बोला तो आपको खुद से लिखना होगा दिल्ली। तो ये बोल रहा है कंसिस्टिंग ऑफ 5 क्वेश्चन। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 में वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होगा, जिसमें कितने क्वेश्चन बने रहेंगे? 5 क्वेश्चन। यानी वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन कितने मिलेंगे? 5। और एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का होगा? इसका मतलब है कि VSA इसको हम लोग बोलते हैं, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे? 5 क्वेश्चन। एक क्वेश्चन कितने नंबर का होगा? 5 नंबर का, सॉरी 1 नंबर का। तो इस हिसाब से कितना नंबर आ गया? 5। क्वेश्चन नंबर 2 and 3 विल बी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन ऑफ 5 मार्क्स इच। 2 और 3, यानी क्वेश्चन नंबर 2 and 3, क्वेश्चन नंबर 3 तो 2 ही क्वेश्चन हुआ ना, ये दोनों वेरी शॉर्ट मिलेगा। तो वेरी शॉर्ट कितने नंबर का आएगा? 5 नंबर। बताओ 2 क्वेश्चन अगर आपके पास है 5 नंबर का, इसका मतलब यहाँ से कितना नंबर आपके पास आ सकता है? 10 नंबर यहाँ से आ जाएगा ना। ये पहले वाला ही है, जैसे पुराना समझाए थे ना, अगर आपके पास पुराना वाला मेरा वीडियो है तो देखिएगा सेम चीज़ है। तो 5 नंबर आ गया वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन से, और 2 क्वेश्चन में 2 और 3 बनाना होगा, तो 2 भी 5 नंबर का और 3 भी 5 नंबर का, तो 5 कितना हो गया? 10 नंबर। यहाँ तक कोई दिक्कत है? ग्रुप बी में जो क्वेश्चन होंगे वो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन होंगे, यानी डिटेल में पूछा जाएगा, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। 15 नंबर हो चुका है 75 में, हमको 75 ना देखना है, 25 तो आपका कॉलेज का जिम्मा है। 75 में 15 नंबर कहानी ख़त्म। अब बचा जो कितना? 60। 75 में 15 ख़त्म तो 60 नंबर का क्या करेंगे? तो बोलता है कि जो ग्रुप बी में कंटेन करेगा डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, बोलता है कि 7 क्वेश्चन ऑफ 15 मार्क्स, 7 क्वेश्चन दिया रहेगा 15 नंबर का। अब ये मत बोलिएगा 7 × 15 सर 105 हो जाता है। 7 में से कितने का आंसर करना है? 4 का आंसर करना है। 7 में से 4, तो 7 क्वेश्चन दिए रहेंगे, उसमें 4 का आंसर करना है। तो बताइए 4 क्वेश्चन बनाएंगे, 15 नंबर का एक क्वेश्चन है, तो 15 चौके कितना हो गया? आप सब लोग मैथ्स के स्टूडेंट हैं। 60 10 70 और 5 75। कॉन्सेप्ट समझ में आया?
और एक बात बता दें कि ये कॉन्सेप्ट इसके लिए नहीं, सारे सब्जेक्ट के लिए यही कॉन्सेप्ट है, सारे सब्जेक्ट के लिए यही कॉन्सेप्ट। आपको पहले भी वीडियो में बनाए थे तो यही कॉन्सेप्ट आपको बताए थे। 3 तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पहला क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में आपका पूछा जाएगा, इंटरनल छोड़ के, इंटरनल का ऊपर बता चुके हैं कॉलेज कैसे लेगा, इंटरनल छोड़ के एक्सटर्नल में 5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव नहीं बोल सकते हैं उसको, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप, और 2 क्वेश्चन में 2 और 3 जो है वो 5-5 नंबर का होगा, और एक जो है 15-15 नंबर का 7 क्वेश्चन पूछेगा, जिसमें से 4 का ही आंसर आपको करना है। यहाँ तक कोई दिक्कत है? कॉन्सेप्ट समझ में आए? टेस्ट कैसे देना है, एग्ज़ाम कैसे देना है? हमारे यहाँ भी टेस्ट शुरू होगा तो इसी बेस पर टेस्ट शुरू होगा, यही पैटर्न रहेगा आपके टेस्ट का, और आपको इसी तरह से अपनी तैयारी करनी होगी। ये तो हो गया कि कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है। बोलता है देयर मे बी सब डिवीज़न ईच क्वेश्चन ऑफ द ग्रुप। आपके पास है, सब डिवीज़न कर सकते हैं, जो आपको चुनना है ग्रुप बी में, 7 में से कोई भी चुन सकते हैं 4। कितने लेक्चर में थ्योरी को कंप्लीट करना होगा क्लास में? 30 क्लास में पूरा थ्योरी क्या होना चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए। कोर्स ऑब्जेक्टिव, क्यों ये कोर्स डिज़ाइन किया गया उसको ध्यान दीजिएगा। पूरा डिज़ाइन होता है तो बोलता है दिस कोर्स इज़ डिज़ाइंड टू एक्सपोज द स्टूडेंट टू आवर सोशल, इकोनॉमिक एंड कल्चरल हेरिटेज। हम अपने सामाजिक के बारे में, आर्थिक और सांस्कृतिक जो हमारी विरासत है उसके बारे में हम जानें। बहुत लोगों को अपनी आर्थिक, सांस्कृतिक और सामाजिक विरासत के बारे में जानकारी नहीं है, उसकी जानकारी के लिए कोर्स डिज़ाइन किया गया। यहाँ तक कोई दिक्कत है? अब नीचे बोल रहा है कि अगर आप पढ़ेंगे इसको तो क्या आपको फ़ायदा होगा। यूनिवर्सिटी ये भी बता रहा है कि अगर इस कोर्स को आप पढ़ते हैं तो आपको क्या फ़ायदा होगा। इसको बोलते हैं कोर्स लर्निंग आउटकम्स। अगर हम पढ़ेंगे सर तो क्या फ़ायदा, तो देखिए स्टूडेंट को क्या फ़ायदा देना चाहते हैं, ये इनका पर्पस क्या है, क्या फ़ायदा देना चाहते हैं स्टूडेंट को। पहला बोलता है कंटेम्प्रेरी इंडिया विथ इट्स हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव। आप इंडिया को उसके इतिहास के साथ जानिए। दूसरा कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन को जानिए, फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटी को। इंडियन नॉलेज सिस्टम को जानिए, और इंडियन स्ट्रगल फॉर फ्रीडम, जो आज़ादी में हमारे देश में आज़ादी में स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए जो शहीद हुए हैं उनके बारे में जानिए। कौन कौन ऐसे हैं जो आज़ादी के नायक थे, उनके बारे में जानकारी आपको मिलेगा। कोर्स आउटलाइंस दिया हुआ है कि क्या क्या इसके अंदर कवर होते हैं। कोर्स कंटेंट अब शुरू होता है। अब देखो पढ़ना क्या है हम लोगों को। अब हम लोग चलते हैं ओरिजिनल सिलेबस की तरफ। पढ़ना क्या है, तो पहला यूनिट 1 में पढ़ना है बैकग्राउंड ऑफ इंडियन कल्चर। तो इंडिया कल्चर में आपको हड़प्पा संस्कृति पढ़ना है, पढ़े हड़प्पा सिविलाइजेशन। वैदिक काल पढ़ना है, वैदिक एज पढ़े थे ना। उसके बाद बौद्धिज्म, हमारे यहाँ जो 4 बड़े बड़े धर्म हैं, चारों धर्म के बारे में पढ़ना है। बौद्धिज्म, जैन धर्म कैसे है, सनातन जिसको हिंदू धर्म बोलते हैं, और इस्लाम कैसे है, कौन संस्थापक थे, कैसे ये धर्म आया, क्या इस धर्म का कल्चर है, क्या सिस्टम है, आपको सब पढ़ना होगा। क्योंकि भारत को तभी आप समझ पाओगे जब आप चारों धर्मों को समझोगे, जब आप हड़प्पा संस्कृति को समझोगे, जब आप वैदिक काल को समझोगे। जब तक आप इसको नहीं समझोगे आप भारत को नहीं समझ सकते। आपको पता ही नहीं कि भारत क्या है, जिस देश में हम जन्म लिए वो देश है क्या। और जब तक आपको जानकारी नहीं होगा भारत के बारे में, आप दुनिया के सामने कैसे बता पाएंगे कि हम अपने आप पे प्राउड करते हैं कि हम इंडिया में जन्मे हैं। भारत बहुत बड़ी ताकत है दुनिया के लिए, और हम लोग समझ नहीं पाते उस ताकत को। विदेशी समझ रहा है, हम लोग नहीं समझ पा रहे। हमारे पास ये 4 धर्म है, ये हमारी ताकत है। हमारे पास जो ये 2 संस्कृति है। सिविलाइजेशन का मतलब दुनिया में जो जीने का, संस्कृति का मतलब क्या होता है, जीने का जो सिस्टम बना है ना, उसमें सबसे ज़्यादा फेमस है हड़प्पा संस्कृति हम लोगों के लिए। जो हड़प्पा घाटी में जो संस्कृति बनी वो कल्चर दुनिया में फैला। तो हम जाने तो कि भारत है क्या, हम अपने भारत के बारे में तो जाने कि हमारे देश क्या है, उसकी ताकत क्या है, इसके बारे में आपको पढ़ना है। इसके अंदर दोनों में पढ़ना है। हिंदी वाले हिंदी में पढ़ेंगे, इंग्लिश वाले इंग्लिश में पढ़ेंगे। हमारे यहाँ दोनों नोट्स बन के आपको मिलेगा, हिंदी में भी नोट्स मिलेगा और इंग्लिश में भी नोट्स मिलेगा। ठीक है, आप हिंदी और इंग्लिश दोनों में पढ़ सकते हैं। आपके लिए थोड़ा अच्छा अट्रैक्टिव नोट्स बनाएंगे। वो 4 लेक्चर में ख़त्म हो जाएगा। 6 लेक्चर अब देना है। देखो 6 लेक्चर में ख़त्म होगा यूनिट 2 का सिलेबस। क्या है यूनिट 2 का सिलेबस, क्या है सिलेबस यूनिट 2 का? ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ इंडियन एजुकेशन एंड लिटरेचर। भारत की संस्कृति और भारत की शिक्षा पद्धति कैसे डेवलप की। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहला यूनिवर्सिटी नालंदा, तक्षशिला, विश्व भारती, BHU, AMU। BHU मतलब लो, ये हैं भारत के नागरिक। इनको पता ही नहीं कौन कौन यूनिवर्सिटी है। तक्षशिला का नाम सुने हैं, नालंदा का नाम सुने हैं, विश्व भारती का नाम सुने हैं,
BHU का मतलब होता है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। AMU बताओ जी, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है। ये बहुत बड़ी बड़ी ताकत है सर, ये सब बड़े बड़े ताकत हैं। उसके आगे क्या है, IIT, IISc, एम्स हमारे देश में बने, उसके बारे में आप जानिए। तो भारत के बारे में समझिएगा तो ज़्यादा मजा आएगा। उसके ऊपर क्या है, भारत का नक्षत्र पढ़ना है, नक्षत्र ऑफ भारत, कालिदास, पाणिनि, पतंजलि, ये सब बहुत बड़े बड़े विद्वान हुए हैं भारत के, उसके बारे में पढ़ना है। तो दिक्कत है, उसके बारे में पढ़ना है अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंडिया में। तीसरा देखो, लीडर्स ऑफ इंडियाज़ फ्रीडम स्ट्रगल, भारत की आज़ादी के नायक कौन कौन थे। तो पहला महात्मा गांधी के बारे में पढ़ना है, जवाहरलाल नेहरू के बारे में पढ़ना है, सुभाष चंद्र बोस के बारे में पढ़ना है, और फ्रीडम फाइटर ऑफ झारखंड के बारे में पढ़ना है, तिलका मांझी, सिद्धू कान्हू, बिरसा मुंडा और जतरा भगत। ये बहुत ही नामी लोग हैं झारखंड के जो फ्रीडम फाइटर रहे हैं, और झारखंड के फ्रीडम फाइटर रहे, तो इनके बारे में भी आपको पढ़ना पड़ेगा। तो झारखंड के फ्रीडम फाइटर प्लस इंडिया के फ्रीडम फाइटर के बारे में आपको जानना चाहिए इस सब्जेक्ट के अंदर। अब उसके आगे क्या है, जियोग्राफिकल फीचर्स ऑफ इंडिया, भारत का जियोग्राफिकल फीचर जानना पड़ेगा। क्या पढ़ना है इसके अंदर, इंडिया ऑन द मैप ऑफ वर्ल्ड एंड इट्स नेबरिंग कंट्रीज़, भारत का विश्व में कहाँ नक्शा है और इसके पड़ोसी देश कौन है, पड़ोसी देश के बारे में पढ़ना होगा। फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग माउंटेन, प्लैनेट्स, पेन, कोस्ट, आइसलैंड, ये सब, रिवर, सोल, सब पढ़ना है भारत के बारे में। भारत में कितनी तरह की मिट्टियाँ पाई जाती हैं, कितनी नदियाँ हैं, सर पढ़ना है, कितने पर्वत हैं, कितने पहाड़ हैं, कितने आइलैंड है, सारा का सारा आपको पढ़ना है भारत के बारे में, इंडिया के बारे में। ये भी सिलेबस आप लोगों के लिए है, पढ़ने में बहुत मज़ा आएगा। और सबसे लास्ट क्या है देखो तो, अच्छा लास्ट नहीं, अभी बहुत सारा लेक्चर है, बहुत सारा क्लास है। द पीपल ऑफ इंडिया, देखो तो पॉपुलेशन के बारे में पढ़ना है, ग्रोथ के बारे में पढ़ना है, डिस्ट्रीब्यूशन, माइग्रेशन, ठीक है, रेसिकल डाइवर्सिटी के बारे में पढ़ना है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ना, भारत का संविधान, उसमें आपको फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटी, साइलेंट फीचर, प्रेमेबल क्या है, ये तो आप लोग बहुत अच्छे से जानते थे। हम भारत के लोग भारत को एक संपन्न प्रभुत्व, पॉलिटिकल आइडिया के बारे में पढ़ना है, नॉन वायलेंस क्या होता है, सत्याग्रह क्या हुआ, सोशल जस्टिस क्या हुआ, तो दिक्कत है, ये सब आप पढ़ें। द इंडियन इकॉनमी के बारे में पढ़ना है, इंडिया की इकॉनमी पढ़ना है, उसमें एग्रीकल्चर के बारे में पढ़ना है, इंडस्ट्री के बारे में पढ़ना है, ट्रेड के बारे में पढ़ना है, ट्रांसपोर्ट के बारे में पढ़ना है। और सबसे लास्ट जो आपको पढ़ना है अपने यूनिवर्सिटी के व्यक्ति के बारे में, बोलता है लाइफ एंड आइडियाज़ ऑफ आचार्य विनोबा भावे। जिस यूनिवर्सिटी में आप पढ़ रहे हैं उनका क्या सोच था, क्या आइडिया था, क्या लाइफ एक्सपीरियंस था विनोबा भावे का, क्योंकि आपकी यूनिवर्सिटी का नाम इन्हीं के नाम पर रखा गया है, आचार्य विनोबा भावे के नाम पर। तो आखिर विनोबा भावे जो आप देख रहे हैं वो थे कौन, उनका आइडिया क्या था, उनका थॉट क्या था, उनके बारे में आपको ब्रीफ इंट्रोडक्शन करना है, यानी उनके बारे में उनकी जीवनी पढ़नी। और ये पूरा सिलेबस है एक यूनिट का, जिसका नाम क्या है, अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंडिया, भारत की समझ, भारत की समझ। और ये आपको पढ़ना है भारत की समझ के अंदर। तो मेरे ख्याल से अगर देखा जाए ओवरऑल मिला के, तो एक स्टूडेंट के लिए बहुत कुछ मटेरियल डाला गया है इसमें, और बहुत अच्छी बात है, ये होना भी चाहिए। स्टूडेंट को अपने इंडिया के बारे में समझ होना चाहिए, इसलिए नई शिक्षा नीति इतने अच्छे तरीके से डिज़ाइन किया गया कि अगर स्टूडेंट पढ़ेगा तो एक अच्छा पैकेज बन के निकलेगा, एक अच्छा बम बन के निकलेगा जो कहीं भी जॉब ले सकता है। इसलिए सब कुछ उसके अंदर डाला गया है, क्योंकि ये सब पेपर बच्चे को पढ़ना चाहिए। अगर स्टूडेंट को ये सब नहीं जानकारी है तो कोई मतलब नहीं है, सिर्फ पढ़ रहे हैं, भारत के बारे में पता ही नहीं, उसको कुछ नहीं पता है, तो दिक्कत होगा। इसलिए मेरा मानना है कि आपका सिलेबस बहुत ही अच्छा डिज़ाइन किया गया। पढ़ने में तकलीफ़ है कि पेपर्स बढ़ गए, लेकिन अगर पढ़ने का मन बनाए तभी आइए, नहीं पढ़ने का मन है तो 12th के बाद छोड़ सकते हैं, अभी भी छोड़ सकते हैं। लेकिन अगर पढ़ना चाहते हैं, बीकॉम करना चाहते हैं और जॉब करना चाहते हैं तो आपको पढ़ना चाहिए। और अगर नहीं पढ़ना है तो अभी भी आप छोड़ सकते हैं, आराम से छोड़ दीजिए, चल जाइए, काम कीजिए कहीं। लेकिन अगर पढ़ने के मूड से आए हैं तो आपको 6 का 6 पेपर पढ़ के, और आगे इतना ज़बरदस्त ऑप्शन इसमें है कि आप सोच नहीं सकते जो पेपर आपको डिज़ाइन करके दिया है। तो बहुत ही बेहतरीन सिलेबस आपके लिए डाला गया है। बुक अगर नहीं आएगा तो कॉमर्स वर्ड, अभी टेंशन नहीं लेना है, कॉमर्स वर्ड में सारे के नोट्स अवेलेबल हो जाएंगे, सारा का नोट्स तरीके से बन के, और छठ के बाद आपको सारा का नोट्स मिल जाएगा। कोई दिक्कत है? अब हम लोग अगले सब्जेक्ट, एक और जो पेपर है उसके बारे में डिस्कस करेंगे अगले क्लास में, क्योंकि बहुत लंबा होता है जब डिस्कशन करते हैं। अगले वाले में हमको ये सब स्टार्टिंग का डिस्कस नहीं करना, सिर्फ टू द पॉइंट हम लोग डिस्कशन कर लेंगे। थैंक यू वेरी मच।